हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे इस टाइप की सीरीज़ की कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2 है ना। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके थे। यानी ये वाली जो सीरीज़ होती थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन बने f(1/n), f(2/n) डॉट 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 f(n/n) और अपॉन में होल n हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम किस टाइप की बनती है हमारी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर हमारी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम इस टाइप की आ जाए कि y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f of 1/n डॉट f of 2/n डॉट 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 f of n/n और इसके ऊपर पावर होल 1/n लग रही हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के जो सीरीज़ आई तो इस टाइप की सीरीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे इनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लॉग लेंगे दोनों तरफ का। तो मैंने लॉग ले लिया तो लॉग y इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं लॉग यहाँ पर लूँगा तो पावर पहले आ जाएगी और ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में हो रही हैं इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ तो पता ही होगी, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो पावर आ जाएगी पहले और ये जो सब चीज़ें हैं वो हो जाएंगी आपकी प्लस में। तो log f of 1/x, सॉरी 1/x नहीं 1/n प्लस log f of 2/n प्लस डॉट 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 प्लस log f n/n। तो ये सीरीज हमारी प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब जब ये प्लस में कन्वर्ट हो गई तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। तो समेशन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 to n log f of r/n। अब r की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो log f 1/n हो जाएगा, 2 डालोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, 3 डालोगे तो तीसरा, ऐसी n टर्म डालोगे तो nवां टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम यहाँ पर r/n को x मान लेते हैं और 1/n को हम क्या मानते थे भाई, dx मानते थे। यहाँ पर ये 1/n है, इसकी जगह dx और r/n की जगह x मानते थे। तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n की जगह इक्वल टू क्या रखेंगे, x। अब n की जगह, r की जगह अगर मैं 1 डालूंगा, when r इज इक्वल टू 1, जब आप r की जगह यहाँ पर 1 डालेंगे और n की वैल्यू है टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना हो जाएगा भाई, 0। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर when n की वैल्यू, r की वैल्यू मैं कितनी डाल दूँ यहाँ पर, मान लो दूसरी वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और n तक गई है, तो r की वैल्यू मैं कितनी डाल दूँ यहाँ पर, n डाल दूँ, तो n/n, n से n खत्म हो जाएगा, तो यानी r इक्वल टू n डाल दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, n से n खत्म हो गया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है
वो मेरा क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा भाई, समेशन की जगह तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते थे, तो समेशन की जगह आ गया हमारा इंटीग्रेशन। इस पर जो लिमिट है वो 1 to n है, और 1 to n के करस्पॉन्डिंग हमारी कितनी आई है 0 to 1, तो इस पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 1 तक। अब ये लॉग, तो लॉग एफ है, आर अपॉन एन की जगह हम क्या लिख लेंगे भाई एक्स लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन की जगह तो हमारा सॉरी समेशन की जगह तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया, और लॉग की जगह लॉग रहा, एफ रहा, आर अपॉन एन की जगह एक्स आ गया, 1 अपॉन एन की जगह हमने कितना माना था भाई डी एक्स, तो ये जो 1 अपॉन एन है इसको मैं क्या लिख दूंगा डी एक्स। हाँ तो भाई ये हो गया मेरा डी एक्स। तो फिर दोबारा इसको तो मैंने कर लिया इंटीग्रेशन से रिप्लेस, 1 अपॉन एन की जगह डी एक्स, लॉग तो लॉग है ही है, एफ एक्स की जगह आर अपॉन एन, और आर अपॉन एन की जगह एक्स रख लिया मैंने, और जो लिमिट है 1 से लेकर n तक उसकी जगह लिमिट आ गई 0 से 1। ये मेरा था क्या लॉग वाई था। अब इसका एंटी लॉग लूँगा तो यहाँ पर बेस ई होता है, तो ये पूरा नंबर जो है वो ई की क्या बन जाएगा भाई पावर बन जाएगा, तो y बराबर जो होगा वो कितना बन जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग एफ एक्स डी एक्स, यही बनेगा। तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर इसे काट देते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में है n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n और इसकी पावर होल 1 अपॉन n। मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे इसे y के इक्वल मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है 1 अपॉन n लगी हुई है, बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहाँ पर लगी हुई है, तो ये इसी टाइप की प्रॉब्लम बन रही है, तो मैं इसको y के इक्वल मान ले रहा हूँ। तो लेट y बराबर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इसकी पावर 1 अपॉन n। अब मैं लॉग ले रहा हूँ दोनों साइड का, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n लॉग n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n लॉग, ये n फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 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 कहाँ तक भाई n तक लिख लिया। ये जो n की पावर n है इसको हम कैसे लिखेंगे भाई n डॉट 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 कहाँ तक n तक, इसका n बार मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर n बन जाएगा, और ये टोटल हमारा n फैक्टोरियल बन जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
अब इसको हम क्या लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इसको हम लिख सकते हैं log 1/n या 1/n, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1/n और 2/n और 3/n और लास्ट में n/n तक जाएगा। तो ये हमारा किस में हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है। तो log 2/n प्लस डॉट 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 प्लस log n/n हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, r की वैल्यू कहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, 1 से कहाँ तक डालेंगे, n तक। तो r की वैल्यू मैंने 1 से n तक डाल दी। यहाँ पर log लिखा हुआ है तो log 1 2 3 की जगह में r/n लिख दूंगा, ये इसका जनरल टर्म होगा। 1 डालूंगा तो पहला आएगा, 2 डालूंगा तो दूसरा आएगा, ऐसे ही डॉट 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 डालता चला जाऊंगा, n डालूंगा तो n आएगा। तो ये मेरा log r/n हो गया। अब फिर दोबारा वही सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे हम, r/n की जगह x मानेंगे और 1/n की जगह dx मानेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n बराबर x है हमारा। तो जब मैं इसमें r की जगह 1 डालूंगा, है ना, तो यहाँ पर 1 डालूंगा r की जगह, तो 1/n और n की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू उस केस में आएगी 0। और व्हेन r की वैल्यू जब मैं इक्वल टू डाल दूंगा कितनी, n, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी n/n, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ये जो इंटीग्रेशन में जो कन्वर्ट होगा तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन, लिमिट 1 to n की जगह 0 to 1, 0 to 1 मेरी लिमिट हो गई। अब ये मेरा log है तो log लिख दूंगा और r/n की जगह क्या लिखूंगा, x, तो x लिख दिया मैंने, और 1/n की जगह dx, लिमिट तो ये है ही है, 0 से 1 लिख दी मैंने। अब log x आ गया, तो log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, बाई पार्ट्स हम इसके इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो log x प्रोडक्ट में 1 मान सकता हूँ। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x log x माइनस x ये आएगा, और इस पर लिमिट चढ़ा देंगे हम 0 से 1, 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 1 डालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, और 0 डालेंगे तो सब 0, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ये कितना आया, log y बराबर -1 आया है। हमें तो वैल्यू y की निकालनी है ना भाई, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा e की पावर -1 एंटी लॉग लेने पर, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना होता है भाई, यहाँ पर जो बेस होता है वो e होता है, तो एंटी लॉग लेने पर ये वाला नंबर इस बेस की पावर बन जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीटर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीटर। पैरामीटर के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू
ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी if limit x tends to 0 a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे देखें सही तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी आए, जैसे क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट डाल दे और उनकी वैल्यू पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा जो एक्सपेंशन होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन लगाएंगे, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लगाएंगे, तब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो a तो मेरा a है ही है, e की पावर x का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, केवल 3 टर्म ही काफ़ी है लिखने के लिए, प्लस ये तो b है ये, सॉरी ये तो b है ये, यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 है, ये 1 है, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर माइनस, फिर डॉट 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 चलता चला जाएगा, और फिर प्लस में c है तो c रहेगा, अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू में कितना है 2 है तो 2 आ जाएगा, ये वाला 2। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a और b का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो b। तो ये मेरे कांस्टेंट टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म का मतलब विदाउट x। तो a का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो a हो गया, b का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो प्लस b, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। a का मल्टीप्लाई होगा तो x, b का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bx हो जाएगा। x कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से x कॉमन ले लूँगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो कितना बचेगा दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b इंटू एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे बी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा। तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा। आगे जो भी टर्म आएगा वो चाहे कुछ भी आए, सपोज दैट मेरा यहाँ पर कुछ भी आए लेकिन एक्स क्यूब वाला आएगा, है ना, प्लस डॉट 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 जो भी आए, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है मेरे पास, और फिर लास्ट में कितना है, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी तो मैंने लिख ही दिया था, एक मेरा ये c और था कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर प्लस c और लिखूँगा। सॉरी यहाँ पर मैं मेरा जो कांस्टेंट टर्म है एक, यहाँ पर जो मेरा कांस्टेंट टर्म c रह गया था वो और लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस c। तो ये टर्म बचे हमारे, तो इक्वल टू कितना है 2। अब यहाँ पर एक बात सोचिए कि ये इसका आंसर 2 कब आ सकता है, इसकी फाइनाइट वैल्यू 2 कब आ सकती है, जब यहाँ पर टर्म एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो a प्लस बी अपॉन 2 का फैक्टोरियल बचेगा, है ना, ये इससे कट जाए तो हायर पावर के टर्म चाहे बेशक बचना है, उसमें x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो उसके लिए इसका फाइनाइट आंसर होने के लिए क्या जरूरी है कि ये वाले टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म
ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मान लो कि अगर आप इसे 0 के बराबर नहीं मानते हो, मान लो आपने इसको 0 के बराबर नहीं माना, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर रखोगे और x की जगह 0 डालोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा ना यहाँ पर, जबकि हमारा आंसर यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। हमारा आंसर जो आ रहा है यहाँ पर वो 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी जो आ रहा है, तो इसका आंसर हमको 0 करना है, क्योंकि 0 होने पर और इसका आंसर 0 होने पर तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये फाइनाइट आएगा। तो आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे कि केवल एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, ये जो है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और नीचे जो एक्स स्क्वायर है, केवल इसी की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू किसके बराबर रखोगे आप, इस 2 के बराबर रखेंगे, क्योंकि यही फाइनाइट आंसर हो सकता है और कोई सी वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। ऐसे ही हमारा a माइनस बी कितना आएगा भाई, 0 आएगा, और a प्लस बी अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2, ठीक, क्योंकि और हायर में डालोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कटेगा तो एक एक्स रह जाएगा और एक्स की जगह फिर 0 डालोगे तो ये सारे टर्म्स 0, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हो गया। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जा कितना हो गया 4, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, उसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, पहले और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, a और a कितना हो गया 2a बराबर कितना हो गया 4। तो 2 से मैं इसे काट दूंगा, 2 से कटेगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब a की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 2 यहाँ पर रखूँगा तो a माइनस बी है, तो a की जगह मैं यहाँ पर 2 रख दे रहा हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो a की जगह 2 और b की वैल्यू निकालनी है बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ इसमें, तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की जगह 2 प्लस b की जगह 2 और प्लस b की जगह 2 और प्लस c है इक्वल टू 0। तो 2 और 2 4, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -4। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 आएगी। आई थिंक क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं। वो क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस an माइनस बी इज इक्वल टू 2। फिर बोला उसने फाइंड a एंड b, कि a और b को निकालिए। तो a और b को हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस an इंटू n प्लस 1। अब n प्लस 1 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद में यही होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
यहाँ पर एन स्क्वायर है, ए एन का मल्टीप्लाई एन से होगा तो एन स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? एन स्क्वायर कॉमन आएगा। कितना बचेगा? 1 माइनस ए। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? एन स्क्वायर। ए एन का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस ए एन, बी एन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एन। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? एन। क्या बचा? माइनस ए और माइनस बी, प्लस यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म कितना रह गया? 1। माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस बी। तो लास्ट के ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 माइनस बी बच गया। अपॉन में कितना बचा? n प्लस 1 इक्वल टू में कितना रह जाएगा? 2। अब ये वाला जो आंसर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इसका आंसर हमारा 2 आ रहा है। तो इसका फाइनाइट आंसर कब पॉसिबल है? इसका पूरे का फाइनाइट आंसर कब पॉसिबल है? क्योंकि देखो, अगर मैं ये अपॉन ये लेता हूँ, ये अपॉन ये लेता हूँ, तो इसकी पावर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये अपॉन में n रह जाएगा। तो ये अपॉन ये करूँगा तो, और n की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर आ जाएगा टोटल 0। तो वहाँ से तो कुछ चीज़ निकलने से रही, यहाँ से तो कुछ चीज़ निकलने से रही। यहाँ पर 1 माइनस ए का आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 माइनस ए का आंसर 0 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 0। तो ये मेरा आंसर 0 हो जाएगा, और अपॉन में n प्लस 1, तो 0 में डिवाइड करूँगा n प्लस 1 से तो 0 हो जाएगा। और ये n है, यहाँ पर n है, और यहाँ पर n का कॉफिशिएंट ये है, और यहाँ पर n का कॉफिशिएंट 1 है। तो इसका आंसर फाइनाइट तभी तो पॉसिबल होगा जब इसकी पावर इसकी पावर के बराबर और इसकी वैल्यू क्या हो? 2 हो। केवल इसी की तो वैल्यू 2 होनी चाहिए, और इसका भी आंसर हमारा 0 होना चाहिए। इसका तो 0 अगर नहीं भी होगा तब भी आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह आप इन्फिनिटी डालोगे तो ऊपर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर कितना होना चाहिए? 2। और 1 माइनस ए का आंसर कितना होना चाहिए? 0। तभी तो फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, अदरवाइज फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। तो 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 0। और माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी को इधर ले आइए तो माइनस ए माइनस 2 हो गई। ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 माइनस 2, तो बी का जो आंसर आया वो बी का आंसर आ गया हमारा -3। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल वाला है। देखते हैं क्या होता है उसमें। तो क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर 2 अपॉन एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर। फिर कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड ए एंड बी। सही है ना? तो इस क्वेश्चन में हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। x की जगह 0, सॉरी यहाँ पर x की जगह x टेंड्स टू 0 है। x की वैल्यू आप 0 डालोगे यहाँ पर तो हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है कौन? ये वाला जो फंक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने पढ़ा है कि f(x) की पावर gx बन रही हो। इस तरीके से पढ़ा है हमने कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की पावर
जी एक्स बन रही हो तो हम उसे क्या लिखते थे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ऐसे लिखते थे हम उसे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ई की पावर इसको क्या लिखेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स यानी 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा एफ एक्स हो गया, फिर माइनस 1 इंटू जी एक्स की जगह कितना है भाई, ये ऊपर वाला फंक्शन यानी 2/x। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू ई स्क्वायर है। तो 1 से तो 1 खत्म हो गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कितना है, ए एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन ले रहे हैं हम, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी एक्स बचेगा इंटू एक्स आ गया कॉमन, और ये कितना था 2/x, एक्स से एक्स खत्म हो गया, इक्वल टू कितना है ई स्क्वायर। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बचा हमारे पास ए प्लस बी एक्स इंटू 2 इक्वल टू ई स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ये ए प्लस बी एक्स है, ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो कंपेयर कराऊँ मैं तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 तो 2 हो ही गया ख़त्म, तो ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 1। तो अब यहाँ पर x की जगह अगर 0 डालूंगा तो a की जगह a की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1, और b की वैल्यू तो चाहे फिर कुछ भी हो, b की वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो, b का तो मल्टीप्लाई आपका 0 से ही होना है। अब b का मल्टीप्लाई जब 0 से ही होना है तो ये तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरा a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो b की वैल्यू पर तो डिपेंड किया ही नहीं फिर, तो b की वैल्यू रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू हो, b की वैल्यू आप चाहे यहाँ पर कुछ भी डाल दो, x का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो आंसर आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।